नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो फैक्टर्स जिन पे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। मेनली आपके सिलेबस में 3 की डिस्कशन हुई है। पहला केस है जिसमें आपको करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की बात करनी है, यानी कि एक ऐसा कंडक्टर जिसका स्ट्रेट वायर हो, तो स्ट्रेट वायर में जैसा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न आता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रेंथ। दूसरा केस, अगर कोई सर्कुलर लूप है यानी कि सर्कुलर वायर है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और लास्ट आपका अगर कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो वो किस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम उसके पैटर्न की भी बात करेंगे प्लस उसके स्ट्रेंथ पर भी बात करेंगे। किसकी स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किन पर डिपेंड करती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पैटर्न पर आते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कार्डबोर्ड शीट में सेंटर पे होल करके आपने एक स्ट्रेट वायर को पास कराया है, जिसकी बैटरी के टर्मिनल्स के अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल की करंट की डायरेक्शन यही होगी, वो भी जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके जब आप थंब को अपवर्ड पॉइंट आउट करेंगे करंट की डायरेक्शन में, तो जो कर्ल ऑफ द फिंगर्स होते हैं आपके, कर्ल CURL, कर्ल ऑफ द फिंगर्स जो होते हैं वो किसकी डायरेक्शन बताते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। ये कौन सा नियम है? मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, जिसके अकॉर्डिंग आप थंब अगर आप करंट की तरफ करें तो कर्ल ऑफ द फिंगर जो होते हैं आपके कर्वेचर, ये कर्वेचर जो आपका फिंगर का, ध्यान रहे राइट हैंड थंब लगाना है, उल्टा हाथ मत लगा लेना, राइट सीधा हाथ लगना चाहिए। तो थंब अगर आपका करंट की तरफ है तो कर्ल ऑफ द फिंगर्स क्या बताते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताते हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि अपवर्ड करंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है। कैसी आ रही है? तो कंसंट्रिक सर्कल्स आते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तो मैंने पैटर्न लिखा भी है यहाँ पर। क्या पैटर्न रहता है कंसंट्रिक सर्कल्स का स्ट्रेट वायर के लिए विद वायर एज सेंटर। भाई कंसंट्रिक सर्कल्स है तो उसका सेंटर भी होगा भाई, तो सभी कंसंट्रिक सर्कल्स का सेंटर कहाँ है? वो वायर है। क्लियर? अब पैटर्न, इनका पैटर्न देखते हैं क्या है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि कार्डबोर्ड शीट पर इन्होंने 2 होल कर रखे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और इन दोनों होल से एक सर्कुलर वायर पास किया है अपवर्ड डायरेक्शन में। ऊपर दिख रहा है 3D डायग्राम है, ऊपर की तरफ ये डायग्राम दिख रहा है और नीचे जो वायर निकला है वो ये है। ये बाकी का हिस्सा नीचे है, कार्डबोर्ड शीट के नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद इसमें मैं प्लग की के साथ स्विच लगा, मतलब बैटरी पावर सोर्स लगा दिया। करंट की डायरेक्शन देखते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल यही है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट की डायरेक्शन यहाँ पर देखी हमने, तो इस तरफ कहाँ जा रही है? अपवर्ड, और इस तरफ कहाँ जा रही है? डाउनवर्ड। अब यहाँ पर भी आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए तो आपको साफ दिख रहा होगा इस छोटे से लेंथ के लिए करंट की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में ही तो है। तो यहाँ पर भी आप मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है? थंब ऊपर की तरफ है तो कर्ल ऑफ द फिंगर क्या बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? अपवर्ड करंट के लिए एंटी क्लॉक, वैसे ही सिमिलरली डाउनवर्ड करंट के लिए कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज पैटर्न आ रहा है। दोनों ही जगह आपने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर दिया। और आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो पैटर्न है कंसंट्रिक सर्कल्स, ये जब और इनका कर्वेचर बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगी, तो ये सेंटर पर आते आते कैसे हो जाएंगे? स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? आप ही जानते हैं कि एक सर्कल को जब आप बड़ा बनाते जाएं तो उसके कर्वेचर एक समय आने पर कैसा हो जाता है? लगभग स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर भी जो सर्कल्स हैं ये जब बड़े होते जाएंगे, लार्जर एंड लार्जर, वो फाइनली जाकर एट द सेंटर ऑफ लूप कैसे हो जाएंगे? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की भी डायरेक्शन कहाँ है? अपवर्ड। देख सकते हैं आप कैसे, इसकी डायरेक्शन भी कहाँ है? ऊपर की तरफ, इस तरीके से, और इसकी भी डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ। जब दोनों लोगों की अपवर्ड डायरेक्शन आ रही है इस तरीके से, तो जो सेंट्रल का जो लाइन आएगा वो भी कैसा आएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसलिए पैटर्न में क्या लिखा है? कंसंट्रिक सर्कल्स नियर द वायर व्हिच बिकम्स बिगर एंड बिगर। वो बिगर एंड बिगर होते जाएंगे एंड बिकम्स स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ लूप। सेंटर ऑफ लूप पर जाकर वो कैसे हो जाएंगे? स्ट्रेट हो जाएंगे। चलिए इधर आते हैं। अगर कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड आप जानते हैं, एक स्ट्रेट वायर को जब आप क्लोजली रैप करते हैं सिलिंड्रिकल कोर पर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स मतलब शेप का नाम है, हेलिक्स HELIX। तो स्ट्रेट वायर को जब आप मान के चलिए ये सिलिंड्रिकल कोर ही तो है,
तो इसमें जब आप स्ट्रेट वायर को क्लोजली रैप करते हैं, क्लोजली, एकदम क्लोजली, गैप नहीं हो, गैप नहीं होना चाहिए, तो क्लोजली जब आप रैप करेंगे, और इसे हटा दो मार्कर को, ठीक। अब जो आपके सामने शेप आ गया है उसे क्या कहा जाता है? हेलिक्स। उसे ही हम कहते हैं सोलेनोइड। शेप का नाम हेलिक्स है, लेकिन जो पैटर्न आ गया वो क्या है? अरेंजमेंट जो आ गया वो सोलेनोइड है। तो ऐसे सोलेनोइड में जब आप करंट पास करते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ आपने देखा ये सिलिंड्रिकल कोर मैंने बनाया था 3D डायग्राम में, और इस पर आपने देखा कि बैटरी की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव लिए है। करंट की डायरेक्शन आगे से पीछे की तरफ गई है, आगे से पीछे की तरफ। तो क्लॉक फेज रूल के अकॉर्डिंग जब एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है देन इट बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। इसी वजह से ये वाला जो पोल है, ये वाला हिस्सा है, वो किसकी तरह काम करने लगता है? नॉर्थ पोल की तरह। अच्छा इधर आ जाइए, जब इस तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कैसी है? आगे से पीछे जा रही है। ये क्या है? क्लॉकवाइज करंट। तो क्लॉकवाइज करंट, ये कौन सा नियम है? क्लॉक फेज रूल, जिसके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज करंट जब होता है देन इट बिहेव एज अ साउथ पोल। तो ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि बार मैग्नेट की भी ऐसी पोलैरिटी आती है नॉर्थ साउथ। तो आप जानते हैं इसका पैटर्न कैसा रहता है? आउटसाइड द मैग्नेट कैसा रहता है? नॉर्थ टू साउथ, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। और इनसाइड कैसा होता है? साउथ टू नॉर्थ। देख सकते हैं आप, जो मिडिल में एक सेंटर लाइन मैंने शो की है उसमें नॉर्थ आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इधर नॉर्थ साउथ की तरफ इनवर्ड एरो है, दिख रहा है ये? नॉर्थ की तरफ आउटवर्ड, साउथ की तरफ इनवर्ड। सेंटर ऑफ द सोलेनोइड पर हमेशा कैसी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है? हमें यूनिफॉर्म मिलती है। कैसी मिलती है? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलने की वजह ये है क्योंकि यहां पर कैसा है? सेंटर पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलने की वजह ये है कि यहां पर इक्वली स्पेस्ड पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। इक्वली स्पेस्ड पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती है कहां पर? एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक, चलिए आगे आते हैं। फैक्टर्स, अब बात आती है फैक्टर्स की। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन पर डिपेंड करती है। स्ट्रेट वायर की बात करें तो स्ट्रेट वायर की कहानी में आपके लिए अगर आप करंट की अमाउंट बढ़ा दें तो करंट की अमाउंट बढ़ाने पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। ठीक, एक दूसरा और इसका है फैक्टर क्या? डिस्टेंस फ्रॉम वायर। डिस्टेंस फ्रॉम, वो क्या होगा? अगर आप डिस्टेंस वायर से बढ़ाते जाएंगे तो वो स्ट्रेंथ घटती चली जाती है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम वायर। इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम वायर, यानी वायर से जब आप दूरी बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। करंट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है बात? चलिए इधर आते हैं। करंट कैरिंग सर्कुलर रूप में जब आते हैं तो यहां पर भी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, करंट तो सेम है, करंट तो तीनों में सेम है। करंट इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि करंट की अमाउंट जब आप बढ़ाएंगे तो इसमें भी स्ट्रेंथ बढ़ती है मैग्नेटिक फील्ड की, इसमें भी बढ़ेगी और इसमें भी बढ़ेगी। ठीक, दूसरा केस जो है वो क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स का। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स यहां तो आएंगे नहीं एक स्ट्रेट वायर के लिए, नंबर ऑफ टर्न्स यहां के लिए आ सकते हैं और यहां के लिए आ सकते हैं। दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब आप इसके नंबर, देखो अभी तो डायग्राम बनाए मैंने सिर्फ एक ही लूप है ना, लेकिन अगर ऐसे इसके बहुत सारे लूप हो, 1 से 10 बनाते हैं, 10 से 100, मतलब 100, 200, इस तरीके से टर्न्स बढ़ाते जाएंगे तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे आप उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो। ठीक, दोनों ही केसेस में अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। क्लियर? एक तीसरा केस है जो इसमें और आ जाता है। क्या? अगर इस करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर आपने सेंटर पे सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दिया तो भी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सर ये क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो इसकी मैग्नेटिज्म को बढ़ा देता है, जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बढ़ा देता है। इसीलिए
जब हम सॉफ्ट आयरन कोर को इसके सेंटर पर इंसर्ट करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। किसकी स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो आपका तीसरा पॉइंट है। क्लियर है? और आपकी जानकारी के लिए यही बता दें, करंट कैरिंग सोलेनॉइड में जब आप सॉफ्ट आयरन कोर सेंटर पे इंसर्ट करते हैं तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। When a soft iron core is inserted at the center of current carrying solenoid, then it becomes electromagnet. क्लियर है? एक बार फिर से मैं फिनिश कर रहा हूं इसे। क्या इसके केस में क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इलेक्ट्रिक करंट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस फ्रॉम वायर के। यानी वायर से दूरी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। इसमें दो फैक्टर्स थे आपके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सर्कुलर लूप। और यहां पर 3, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स और तीसरा अगर आपने इसके सेंटर पे सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट किया है तो भी इसकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। क्लियर है बात? इसमें किसी को कोई डाउट? देख लीजिए।